सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जैन साहित्य परंपरा की उपयोगिता एवं शोध संभावनाएं इस एक दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा में हम सबके सौभाग्य से उपस्थित हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। प्रशासक वास्तव में वही प्रशासक हो सकता है जो अध्ययनशील हो, परंपराओं को जानता हो, ज्ञान कुछ हो। केवल जीके पढ़ के और अगर वो प्रशासक बन गया है तो हम लोग अगर पहुंचेंगे तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ये संस्कृत क्या है, जैन दर्शन क्या है, वो लोग थोड़ा नफरत सा करते हैं। तो सुरेश जी को मैंने सुना और मैं आपके क्षेत्र में गया भी हूँ क्योंकि सागर में मैं विद्यार्थी रहा, तो वहाँ मैं उस एरिया में भ्रमण किया करता था। अखिलेश जैन जी वगैरह कई मेरे साथ थे, नैनागिर भी गया। तो आपको देखकर मुझे लगा कि आप वहीं से हैं जहाँ मैं बचपन में मैंने पढ़ा लिखा रहा। तो ऐसे सुरेश जैन साहब जी और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच यहाँ उपस्थित मेरे अनुज अनेकांत जैन जी, योगेश जी, प्रताप जी, आलोक जी और इधर जितनी विभूतियां विद्यमान हैं, आप सबको प्रणाम। हमारे शर्मा जी हैं, आप सबका अभिनंदन और प्रणाम करता हुआ, गुरु जी जब साहित्य के क्षेत्र में बोल दें तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उसके बाद जो रहा वो आपने कह दिया, फिर जो रहा वो आपने कह दिया। अब अध्यक्ष का मतलब वही जो सिद्ध होता है, धीश चा अक्षिणी चा अध्यक्षे, बुद्धि और आंख को कहते हैं अध्यक्षे, और न अध्यक्षे यस्य सह अध्यक्ष, जिसके आंख और बुद्धि ना हो, कौन क्या बोला उसको कुछ ध्यान नहीं देना, बोल चलना है। तो अध्यक्ष बेचारा करे तो करे क्या, उसे बोलना भी है और कुछ बचता भी नहीं है। तो मेरे साथ एक उपाय है मेरे पास कि गुरुजी जब बोल रहे थे तो गुरुजी पहले क्या बोले मुझसे क्या लेना देना, जब मैं आ गया उसके बाद जो बोले उससे मुझे लेना देना है। और निस्संदेह है तो मैंने जैन परंपरा का जितना अध्ययन किया, मुझे ये मिला कि भारतीय चिंतन परंपरा की कोई भी ऐसी दिशा नहीं है या कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है या कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिस पर जैन परंपरा ने चिंतन ना किया हो। पूरी तरह सब जगह से चिंतन किया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि पहले वालों ने कर दिया, अब वाले नहीं कर रहे। तो मैं ये भी कहता हूं कि जो परंपराएं हमारी क्षीण हो गई हैं, जो परंपराएं हमारी मतलब मर रही हैं, ऐसा भी कह दें, उन परंपराओं को पुनरुज्जीवित करने का कार्य भी जैन परंपरा कर रही है। आज साहित्य के क्षेत्र में, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कुछ चीजें मैं वहीं से बात करूंगा क्योंकि बहुत कुछ हो गया है। तो मैं 2-3 लोगों पर थोड़ी सी बात करूंगा। गुरुजी ने बहुत गंभीर व्याख्यान दिया और जो हमारी काव्य परंपरा में जो अब बच्चे आजकल के जो समझते हैं कि रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, दुनिया भर के 6 संप्रदाय गिनाए जाते हैं, वो क्या है उस पर चर्चा अलग करेंगे। लेकिन रस संप्रदाय को लेकर के बात की जाए, जैसे आपने संगीत की बात की अनेकांत जी ने भी, कि संगीत को ये मान लिया गया कि कुछ नहीं है, लेकिन रस संप्रदाय में अपने सिद्धांतों को उपस्थापित करने के लिए जैन परंपरा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसमें सगरदंडी जैसे लोग, उन लोगों ने नाटक लक्षण रत्न कोश वगैरह आप देखेंगे अगर, तो उन लोगों ने पूरी परंपरा से टक्कर लिया है। और जो रस को एक परंपरा जो है वो मानती है सुखमय है, और जैन परंपरा मानती है कि नहीं सुख दुखमय है। दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है, वो पाठ भेद को लेकर के चलते हैं। विशद विवेचन उन लोगों ने वहां भी किया, नाट्य को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और उस प्रसंग में वहां संगीत भी आता है। मैं संगीत के ग्रंथों को तो नहीं पढ़ा क्योंकि क्या क्या पढ़ेगा आदमी, परंतु मैंने नाट्य शास्त्र को जो पढ़ा तो सगर नंदी और उस परंपरा में शारदा तनय इत्यादि जितने भी हैं
जैन आचार्य, उनका आप देखेंगे कि उन लोगों ने एक महान योगदान दिया है। और मैं ये भी कहूंगा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लेकर के, अभिनव गुप्त को लेकर के बहुत सारा काम हो गया है, लेकिन अभी सगर सिंह भूपाल भी जैन ही है, सिंह भूपाल भी जैन ही है। तो जैन परंपरा में जो नाट्य शास्त्र है उसको लेकर के कार्य अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ और न ही उसकी समीक्षा हुई है, वो एक कार्य और हो सकता है। दूसरा मैंने देखा, जो अब इधर आए काव्य प्रकाश वगैरह को लेकर के, तो एक अकबर के सभा में पंडित थे गणी, सिद्धिचंद्र गणी, सिद्धिचंद्र गणी जो है, उन्होंने काव्य प्रकाश खंडन नामक ग्रंथ, मैंने उसको पढ़ा, काव्य प्रकाश खंडन लिखा है उन्होंने। और नियतिकृत नियम रहिता अम्लादयिकमयी मनन्य परतंत्राम नवनर रस रुचिराम हृदय निर्मिति मादस्ती भारती कबीर जयति वाले पद्य से ही वो शुरू करते हैं और उसका खंडन करते हैं। ये सही है कि उस काव्य शास्त्र का खंडन क्या होगा, लेकिन कुछ एक स्थल ऐसे हैं जहां पर उनके तर्क बहुत कठोर हैं कि भाई आप नियतिकृत नियम रहित हो कैसे सकते हैं। वो बहुत गजब का प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि शाब्दी सृष्टि के बारे में भी बात करते हैं वो। तो वो क्षेत्र जो है एक गंभीर अध्ययन का उनका क्षेत्र है, वो चलता है वहां पर। इस तरह से फिर और तो काव्य महाकाव्य प्राचीन बहुत सारे हैं, जैसे आपने बताया, वो सब कुछ इतिहास की दृष्टि से आता है। लेकिन अगर हम अभी के जो जिनका दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है, जिनको हमने नहीं देखा तो भी हमें देखे से लगते हैं, उनमें है भूरामल शास्त्री। भूरामल शास्त्री जी के रचनाओं को आप देखें, मैं भाषा की दृष्टि से देखिए, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखिए, ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से वो थे और भूरामल शास्त्री। और मुझे लगता है भूरामल शास्त्री कहने से उनमें कवित्व का जो उत्कर्ष हम लोगों को प्रतीत होता है वो कहीं और अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि कवित्व तभी प्रतीत होता है जब वो श्रद्धा न बने बहुत ज्यादा। तो ज्ञान सागर जी महाराज अगर कहते हैं तो फिर मुनि के रूप में श्रद्धा आ जाती है, और भूरामल जी जब कहते हैं तो वो फिर हम समीक्षक भाव से उनसे जुड़ जाते हैं। तो मैंने उनके जयोदय, दयोदय, वीरोदय और भी पता नहीं कितने का काव्य है उनके, मैंने उसको जब मैं जयपुर पहुंचा तो पूरे ग्रंथों को प्राप्त किया और मैंने उनको पढ़ा। तो वो एक अतुलनीय योगदान है आधुनिक संस्कृत साहित्य में के संवर्धन में। जैसे गुरु जी मेरुदंड है, उसी तरह से वो लोग भी हैं। उस परंपरा को उन लोगों ने चलाया, जीवित रखा, और किस तरह से उनकी भाषा का सौष्ठव देखिए। मतलब एक मुनि है वो, उनको पता नहीं पढ़ने का टाइम कब मिलता है। मैं तो ये माना कि भगवान ही उनके यहाँ बैठ करके और कुछ करवा देते हैं, नहीं वो कब व्याकरण पढ़ने जाते होंगे, कब लिखते होंगे। मुझे तो ये भी समस्या, मैं सोचता था कि आखिर ये लिखते कब होंगे। हमेशा पूजा पाठ में लगे रहना और ये सब उनकी दिनचर्या अपनी है, उसको चर्या को वो कठिन है, लेकिन फिर भी वो लोग किए। तो आप भूरामल शास्त्री हम लोगों ने देखा। इसके बाद मैं जो अपन लोग चले तो हमारे यहाँ जो एक परंपरा लुप्त होती सी जा रही है, हमारे यहाँ श्लेष और यमक काव्यों की सुदृढ़ परंपरा रही है पहले। और रुद्रदेव त्रिपाठी जी का गुरु जी ने उल्लेख किया, रुद्रदेव त्रिपाठी जी ने उस पर काम उस पर भी किया है और वो पुस्तक प्रकाशित है। तो अगर आप देखें तो दंडी जो है वो लिखते हैं कि अव्यपेत व्यपेतात्मा वर्णानाम संगति, कुछ ऐसा करके है, और यमकम तन निगद्यते। अभी मैं याद कर करके लिख रहा था उसको कि वो क्या है। तो आप देखेंगे कि हाँ, अव्यपेत व्यपेतात्मा व्यावृत्तिर्वर्ण संहते है यमकम तच्च पादानाम आदि मध्यांत गोचरम। अव्यपेत, व्यपेत और व्यपेता व्यपेत, ये जो वर्णों की व्यावृत्ति है उसे तो यमक कहेंगे। अब वो यमक काव्य शास्त्र में कैसे कैसे होता है, तो कहते हैं पादों के आदि मध्य और अंत को लेकर के उसको विश्लेषित किया जाता है। जैसे अव्यपेत एक पाद यमक, अव्यपेत द्विपाद यमक, अव्यपेत त्रिपाद यमक, अव्यपेत चतुष्पाद यमक। इसके बाद फिर सारे को लेंगे, अव्यपेत को, व्यपेत को, व्यपेता व्यपेत को। उसके बाद एक पाद में भी पादादि यमक, पाद मध्य यमक
और पादांत यमक, इस तरह से हम लोग जब करेंगे उसको तो 354 प्रकार बन जाते हैं उसके। महाराज भोज ने सरस्वती कंठाभरण में उसको खड़ा किया पूरा। और मैंने जब सती पढ़ी आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, तो मैं हतप्रभ हो गया कि आज भी इस तरह का काव्य लिखे। उसमें मुझे सौभाग्य मिला वहां जाने का, राजस्थान में कहीं पर, हाँ कहीं पर हुआ था कार्यक्रम, वो कूट न हो उसमें, तो पूरी प्रहेलिका और कूट की परंपरा उभरते। आज मतलब उस तरह का लिख देना, मैं ये नहीं कि मैं जैन परंपरा के लोगों के पास बैठा हूं तो मैं उनका पक्ष, उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं आपका पक्षपात नहीं, मैं जब समीक्षक हूं तब समीक्षक हूं, तब मैं दो टूक बोलता हूं, चाहे वो मुनि हो चाहे जो भी हो, क्योंकि मैं कवि की समीक्षा कर रहा हूं, किसी आदरणीय व्यक्ति की समीक्षा नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये परंपरा हमारी छिन्न हो गई थी। वासुदेव, कवि वासुदेव के बाद युधिष्ठिर विजय इत्यादि और सौरी कथोदय इत्यादि को लेकर के उस तरह का यमक किसी ने लिखने का प्रयास नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि यमक भंग भी होने का बहुत बड़ा भय बना रहता है। यमक भंग हो जाना, इतना माने बन जाना, यमक कोई लिख तो डालेगा, लेकिन लिखते लिखते एकाध पद्य के बाद वो भंग भी हो सकता है, तो यमक भंग महादोष माना जाता है। तो मैंने सटसती में देखा कि उनके सटसती में जो है 6 शतक जुड़े हुए हैं, श्रवण शतक, भावना शतक, निरंजन शतक, परीशः जय शतक, सुनीति शतक और चैतन्य चंद्रोदय शतक। ये जो आप देखें तो बंधों का प्रयोग जो उन्होंने किया वो अद्वितीय है, अद्भुत है। प्राचीनता में नवीनता का सन्निवेश किस तरह से किया जाए, वो अगर आप देखें उसको, सटसती को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, साहित्य वाले जो विद्यार्थी हैं, तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब इसी तरह से उसका अनुसंधान होना चाहिए। अच्छा, यमक वमक को अगर आप ऐसे कविता की तरह सुन ले, ऐसा तो होता नहीं है। यमक तो वही है जो डंक मारेगा उसमें, तब उसका अर्थ निकलेगा, और आपको पूरा उसका लक्षण दिखाना पड़ेगा कि इस तरह से है, उदाहरण बताना पड़ेगा। तो लगभग 180 प्रकार के यमक उसमें प्रयुक्त मिलते हैं सटसती में। मैंने समीक्षा की उसकी, और वहां पर जो है, तो एक ये विशेषता है जैन परंपरा की कि जो छूट रहा है हमसे किन्हीं कारणों से, तो उस छूटते हुए पक्ष को वो आगे लाते हैं। अब हम अगर कहें कि केवल विद्यासागर जी महाराज ने ये किया है, ऐसा भी नहीं है। एक मुनि विजय कुमार या कौन है गुरुजी, अहमदाबाद में जो है, जिन्होंने एक अक्षर कोश को संपादित किया है, विजय सूरीश्वर जी, उनका भी आप छोटा छोटा काव्य अगर देखेंगे, अभी मैंने उन पर काम किया था, 21वीं सदी का संस्कृत साहित्य जो किताब छपी है उसमें वो मेरा आर्टिकल आया है, और मैंने इन्हीं लोगों की व्याख्या पुनः हो सके और उस तरह हो, तो इसलिए मैंने 21वीं सदी के चित्रकाव्य पर एक टॉपिक भी एक लड़के को दे दिया है कि वो कार्य करे। पर वो इतना सरल नहीं है कि आप थीसिस लिख दोगे और हो जाएगा, उसके तो एक एक शब्द की सिद्धि करनी पड़ेगी और तब जाकर के होगा। तो वहां बड़ा युद्ध हुआ, उससे प्रश्न पूछ दिए रिसर्च बोर्ड में। अब वो बेचारा हकलाने लगा, तो और वो भी पूछने वाले शिवराम शर्मा जी थे बीएचयू वाले कि ये क्या है। तो मुझे जब पता चला तो मैं जुड़ा, और जुड़ने के बाद जब समाधान किया तो वो उसका टॉपिक स्वीकृत हो गया। तो ये एक विशेषता जो है कि परंपरा के किसी भी पक्ष को विच्छिन्न न होने देना कि वो कल की बात बन जाए, ये भी जैन परंपराओं का, जैन संतों का, जैन कवियों का योगदान है। वो लोग इसमें लगे हुए हैं। जितना वो प्राकृत साहित्य का करते होंगे उससे ज्यादा कहीं संस्कृत साहित्य में उनकी सर्जना आ रही है। अभी पिछले जुलाई की बात है, एक अहमदाबाद में मुनि जी हैं, मुनि पार्श्व सुंदर विजय, तो उनका एक महाकाव्य छपा है, हंस रत्न महाकाव्य। तो उन्होंने किसी ने मेरा नाम बताया होगा, तो उन्होंने भेजा उस हंस रत्न को। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि कोई वृद्ध मुनि होंगे, ये भाषा वैसी थी और उनकी राइटिंग भी ऐसी थी। तो योग से उन्होंने अपना नंबर जो है उसमें लिख दिया था, और मुझे युवा पुरस्कार के लिए साहित्य अकेडमी में रिकमेंड करने के लिए वो चाहिए था। तो मैंने सोचा कि बात कर लेता हूं थोड़ा सा कि
इनका पता होता क्या है। तो उन्होंने बात तो नहीं की मुझसे, किसी व्यक्ति ने बात करके और उनके माध्यम से कुछ संवाद हुआ। तो मैंने कहा उनकी जन्मतिथि मुझे चाहिए। तो उन्होंने जो अपनी जन्मतिथि बताई तो 21 साल पूरे नहीं हो रहे थे। 21 साल पूरे नहीं हो रहे थे, आपको बता दूं। फिर भी मैंने उसमें टिप्पणी करके और रिकमेंड किया कि इसको दिया जाए। ये कौन सा बंधन है कि 21 साल। कोई हमारे यहाँ तो 5 साल में भी कविता लिखने वाले लोग हुए हैं, और अगर आज भी सरस्वती वैसी स्फुरित हो रही है तो उसका अभिनंदन होना ही चाहिए। लेकिन वहां भी ये चर्चा हुई और उसमें मैं अकेला पड़ गया, मुझे हारना पड़ा, वो एक अलग बात है। तो भले वो उस पिछले में नहीं मिल पाया, लेकिन अब तो 21 हो गए। तो 21 से 35 होना चाहिए, तो अब 21 हो गए तो वो पुरस्कार उनको आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो हम लोगों के यहाँ माने बाल कवियों की परंपरा रही है, उसको भी ये लोग पुनरुज्जीवित कर रहे हैं। और मैं बहुत ढूंढता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब आपने लिखा है तो प्रणाम, मैं ढूंढता हूँ कि पहले गलत कहाँ मिल जाए, फिर इनको थोड़ा सा लताड़ा पछाड़ा जाए। ठीक है, मैंने 7 बार सटसटी को पढ़ा गुरुजी की, इसमें यमक भंग तो मिले कहीं, और फिर मैं लिख दूं कि आप यमक भंग यहाँ पर किया है। तो उसमें सुधा सागर जी महाराज थे, उनका भी एक काव्य हमें मिला। फिर आगरा में भी एक कार्यक्रम पड़ा, जो आपके यहाँ है, सुभाष जी का नाम था, वो ले गए थे, हम लोग जयपुर से गए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राप्त का संरक्षण और जो नष्ट हो रही परंपरा है उसका पुनरुज्जीवन, ये भी जैन परंपरा का वैशिष्ट्य है। और कोई भी क्षेत्र, वो न्याय में तो लिख ही रहे हैं, अब हम लोग न्याय के विद्यार्थी नहीं है तो उधर नहीं जाते, लेकिन वो साहित्य सर्जना के क्षेत्र में आगे। एक अक्षर कोश उन्होंने कितना सुंदर संपादित करके पूरे भारत को बांट दिया। वो किताब की कीमत कुछ नहीं तो अगर छपवाने का खर्चा तो 2500 होगा, इतना बढ़िया, लेकिन उन्होंने बांट दिया। अब वो आप देखिए कि एक अक्षर कोशों को लेकर के और काम करना इतना सरल नहीं था। और उनके जो छोटे छोटे काव्य हैं, तो जो मूरज आदि बंध हैं, उन मूरज बंधों के अलावा भी उनने अनेक बंधों की कल्पना उसमें काव्य में की है। जैसे हमारे यहाँ सहस्त्र दल है, धनुर्बंध है, मुसलबंध है, ये सब तो है, लेकिन उसके अलावा भी उनने कुछ करने की का प्रयास किया है और बहुत अच्छा बना है। वो मैंने लिखा है, वो कहीं छपा भी है। तो आप देखेंगे कि इस तरह की जो विशेषताएं हैं, और कोई इस परंपरा को ये नहीं कह सकता कि छिन्न हो गई। हिंदी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें चंद वरदाई को पढ़ाने वाला व्यक्ति आज नहीं बचा, जायसी को पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं बचा, और वहां पर जो अवहट्ठ आदि है उसकी तो बात ही छोड़ दे, डिंगल पिंगल की तो बात ही छोड़ दे, अवहट्ठ आदि को पढ़ाने वाला भी व्यक्ति उनके यहाँ नहीं बचा। लेकिन संस्कृत परंपरा में पढ़ाना तो छोड़े, वो परंपराएं पूरी जो है समग्रता के साथ रची जा रही हैं। तो इस सातत्य में भी जैन संतों का और जैन विद्वानों का योगदान है, उसका आदर होना चाहिए और उस पर भी तत्काल काम होना चाहिए। तुरंत ये उन्होंने निकाला है और उसको लेकर के हमें आना चाहिए। अब ये जरूर है कि उसको पढ़ने के लिए थोड़ी बुद्धि की जरूरत होती है, कुछ व्याकरण भी आए आपको, न्याय भी आए आपको, और काव्य शास्त्र तो आना ही आना चाहिए। नहीं तो कहेंगे गुरुजी इसकी हिंदी करवा दीजिए। अच्छा गुरुजी हिंदी भी करवा दें अगर, तो भी आप उससे पार पाने वाले नहीं है, क्योंकि हिंदी से वो समझ में आएगा ही नहीं। हिंदी को लेकर के अगर आप पढ़ना चाहें उस काव्य को, तो हिंदी को लेकर वो समझ में नहीं आएगा। एक दो कविताएं में जो है, अच्छा मैं यमक पढ़ने का शौकीन इसलिए कि मैं यमक में कुछ काम अपने शोध कार्य के दौरान किया था, और इसलिए किया था कि यमक में काव्य होता है, ये तभी मैं जान पाया था। तो अब वो देखें आप किस तरह से वो एक पाद यमक, द्विपाद यमक, पादाद यमक, पादांत यमक, पूरी तरह से वो बांधते चलते हैं मुनि विद्यासागर जी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। वो ऋषि जो चाहते हैं साक्षात्कार कर लेते हैं और वो अभिव्यक्त होती है। उनको बहुत हम लोगों को जैसे लिख लिख के काटने की जरूरत नहीं है, वो धारा प्रवाह बोलना शुरू करते हैं। सरस्वती उनसे अनुग्रहित होती है। गुरु जी ही जहाँ स्टेशन बैठ जाते हैं। अच्छा मुनि होने के लिए, सारस्वत उपासक होने के लिए कोई मुनि ही बनना जरूरी नहीं।
वो उस पर तन्मय हो गया, जो भी व्यक्ति उस तत्कालावच्छेदेन वो मुनि बन जाता है। तो अगर वो लिखने लगा है तो वो सामान्य परिस्थिति में नहीं लिखता, नहीं तो सभी लोग लिखने लगे। तो आप देखेंगे कि ये श्रवण श्री वर्धमान माय मा य और आकलय्य नत सुराप्त मानमाय विधि चामानमाय मचिरेण कलयामानमाय पूरा पादांत अव्यपेत पादांत चतुष्पाद, चारों पादों में ये यमकार है, ठीक है ना। तमनिच्छन पुनर्भवम नृपनत मुकुट मणि लसित पुनर्भवम नत्तेच्छे पुनर्भवम भद्रबाहु महम अपुनर्भवम। इस तरह से आप देखेंगे कि उनके पूरे उस सतसती में कहीं न कहीं प्रणामामि कुंद कुंद भव्य पद्म बंधुम धृत वृष कुंदम गतम च समता कुंदम गतम च समता कुंदम, तो समता कुंदम और परमम सत सम्यक त्वैक कुंदम। तो अब इसको में अगर पीएचडी आपको करना है तो केवल रजिस्ट्रेशन करवाने से काम भी चलने वाला नहीं है, वहां जाना पड़ेगा। और ये अनुवाद से भी समझ में आने वाली वस्तु नहीं होती। जिसको पत्थर चबाने की आदत होगी वही ये कविता पढ़ेगा और वही इस पर विश्लेषण करेगा। तो आप लोगों को ये देखना है कि आखिर ये कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आ रही हैं। और आनंदवर्धन जो है वो लिखते हैं कि ऐसे चित्र काव्यों की रचना नहीं करना चाहिए जो है जहां जो अलंकार अपृथक यत्न निर्वर्त्य सोलंकारो धनौ मतः, जिस अलंकार के लिए कोई पृथक यत्न न करना पड़े सहृदय को और वो समझ में आ जाए, वही ध्वनि परंपरा में अलंकार माना जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सहृदय की कोटि भी तो होती है। जब 4 मुनिजन और 4 गुरुजी बैठ जाएंगे तो इनको तो इसमें भी पृथक यत्न नहीं करना, ये अपने आप सब समझने में आने लगेगा। तो ये कहना कि ये चित्र काव्य है इनको ना लिखो, ये बहुत गलत बात है। उस कोटि के लोगों के लिए है जो जैसे शेर जो होता है उसको बांधने के लिए वैसा जाल बनाया जाता है, पतले वाले से वो नहीं बंधेगा। और चिड़िया को बांधने के लिए वैसा जाल बनाया जाएगा। उसी तरह से जो अधीत सकल शास्त्र सहृदय हैं उनको इसके बिना नहीं मजा आएगा, और जो अनधीत हैं बालक है उनके लिए सरल सरल लिखने की जरूरत है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। और जैन परंपरा जो है निस्संदेह अपने समस्त जो उनके दर्शन है उन पर तो काम कर ही रही है। लेकिन मैं साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते ये पूरी तरह से मैं योगेश जी से कभी कभी चर्चा भी करता हूं कि वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पहले भी लिखते थे, अब भी लिखते हैं, आगे भी लिखते रहेंगे। और मैं अभी ये भी बता दूं कि अब उस तरह की कविता और लोग लिखते नहीं है मुझे लिखते। जैसे वो हंस रत्नेश्वर महाकाव्य जो आया, वो हंस रत्न महाकाव्य, वैसा महाकाव्य 20-21 साल का लड़का अगर लिखा है तो 1 साल में तो नहीं लिखा होगा, 3-4 साल लिखा, तो 15-16 साल कर रहे होंगे तब वो लिखना शुरू किए होंगे। तो ये इतना सरल भी नहीं है। वो उनसे सरस्वती स्वयं करवा लेती है, या जो भी वाग देवता है वो करवा लेती है। तो इधर हम समीक्षा की कमी है। समीक्षा अगर नहीं होगी तो कोई भी कभी प्रसिद्धि नहीं पाता। जैसे कई जगह क्षोभ व्यक्त किए कि पढ़ा ही नहीं गया। अच्छा, हम लोग लिखने में तो विश्वास करने लग गए, लेकिन पढ़ने में विश्वास हम लोगों का हट गया। हम लोग उतना ही पढ़ते हैं कितने में नौकरी मिल जाए। ये काम आप लोगों का है। फिर इसके बाद फाइल रगड़ना है, ठीक है, इसको पैसा देना है, यस, नहीं देना, नो। लेकिन हमें तो अगर एक नई किताब आई है तो उसे पढ़ना है और बताना है कि इस किताब में ये अच्छाई है, ये बुराई है, इसका ये फल है। तो अध्यापक अगर पढ़ना छोड़ दिया और वो प्रोफेसर बन गया, तो ये सबसे बड़ी कमी है। हम लोगों के यहाँ चौपालों में, गांव में और आग जला के, कौड़ा उड़ा जला के और
तब चर्चाएं हुआ करती थी, उन चर्चाओं का बंद हो जाना और फोटो खिंचा लेना, ये जो सबसे बड़ी समस्या है। वहां डाल देंगे फेसबुक में, आज मैंने ये व्याख्यान दिया, क्या व्याख्यान दिया कुछ पता नहीं, बिना पढ़े जाएगा और आधा घंटे तो संबोधन करेगा कि फलाने जी ढकाने जी ढकाने जी, और 5 मिनट में कहेगा अच्छा मेरे पास समय अब नहीं है। तो ये जो हमारी आदत बन गई है, इस आदत से समीक्षाएं पूरी तरह रुक गई, और समीक्षा के रुक जाने से वही होता है जिसके प्रति आप चिंता व्यक्त कर रहे थे कि कोई किसी को जानता ही नहीं है। यहाँ तो आज लिख के आया और तुरंत लिखा जाता था, चाहे वो जो भी शास्त्र हो, मल्लिनाथ, अरुण गिरिनाथ और पूर्ण सरस्वती और पता नहीं कितने बड़े बड़े टीकाकार हुए। अगर वो परंपरा हमारी नहीं पनपी फिर से और समीक्षा हम लोगों ने नहीं किया, तो कोई कितना भी लिखता रहे उसे इसी तरह से इतिहास में हम लिखते रहेंगे, कोई समझेगा नहीं, जानेगा नहीं। तो हमारे छात्रों को उसके लिए भी उद्यत होना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। कविता तभी समझ में आती है जब शास्त्र जानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कविता वो हिंदी वाली कविता नहीं है, अंट संट लिख दो कुछ भी। हमारे यहाँ अगर आचार्य विद्यासागर जी की कविता पढ़ना है तो आपको शास्त्र मालूम होना चाहिए, दोनों मालूम होना चाहिए। अगर आप नहीं मान तो कहेंगे अरे इन्होंने क्या लिख दिया है ना, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो वो मूर्ख के लिए तो है, कहीं लिखा नहीं गया। तो हमें उस पूरी परंपरा को संरक्षित करना हम लोगों का दायित्व है। आप लोग जो बैठे हुए हैं, ये तो बड़ा मैंने खा पी लिए उसके बाद सो लेते हैं, इस उम्र में तो नींद आती है। मैं बड़ी कोशिश की, आपको बताऊं कि मैंने 5 बजे उठाने की कोशिश किया हॉस्टल में कि 5 बजे उठो, और दूध मंगाता हूँ 60-65 लीटर, केला मंगाता हूँ कि जो योगा करेगा 5 बजे उठेगा उसे दूध और केला दिया जाए। ये दूध को भी लात मार देते हैं। और तो अंत में मैंने पराजय स्वीकार की कि चलो इनको दोपहर में दे दो, तो इतने बेशर्म बोले गुरुजी बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है बोले ये आपका निर्णय अच्छा है। और मैंने हॉस्टल में जाके भी छापे मारे, जब यहाँ क्लास चल रही है तो 50 बच्चे मुझे सोते मिले हॉस्टल से, नहीं आए। तो बोले क्यों नहीं आए, तो बोले गुरुजी ने कहा है कि आज क्लास हम नहीं लेंगे। हमने कहा गुरुजी ने कहा है तो तुम क्यों नहीं आए कहने। बोले गुरुजी का गुरुजी है। हम कहा गुरुजी कहते हैं कि वहां से कूद तो कूदेगा। बोले वो तो नहीं करेंगे। तो ये जो चल रहा है, माने हम लोगों को के दिनचर्या में अंतराल आ गया और अध्ययन अध्यापन में अंतराल आ गया, उससे भी कुछ बाधाएं आ रही हैं। तो कुछ केवल छात्रों का दायित्व नहीं, हम सबका भी दायित्व है कि हम लोग इसे आगे बढ़ाएं, और इन छात्रों को तैयार करना प्रथम कर्तव्य हमारा होना चाहिए। तभी ऐसे जो ग्रंथ पड़े हुए हैं इन पर अनुसंधान होगा, इनका अनुवाद होना चाहिए और इन पर टीका टिप्पणियां होनी चाहिए। और आप सब लोग जो है यहाँ पर आए, पहले तो गुरुजी जो है हम लोगों को मिल गए, ये बड़ा बहुत मणिकांचन है। ये मार्च मतलब शादी का जैसे होता नहीं, लगन एक तड़ातड़ चलती रहती है, तो और सब मिल जाता है, घोड़ी नहीं मिलती और बाजे वाले नहीं मिलते, दूल्हा दुल्हन मिल जाएगा। तो अच्छा वो फिर घोड़ा वाला क्या करता है, थोड़ी देर उसके दरवाजे जाएगा बाजा वाजा बजा के फिर तो गुरुजी लोग उसी तरह के हैं कि बिना गए शोभा बंधने वाली नहीं है, जहां चले गए वहां शोभा बन गई। तो हम लोगों का सौभाग्य रहा कि आप जो है हम लोगों के बीच है, और आप भी पधार गए जैन साहब, और आप सब लोग आए, इसलिए ये जो हम लोगों की परिचर्चा है ये वास्तव में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा बन गई। इसमें ये तो आप यूट्यूब में हम लोग डालेंगे, और जब यूट्यूब में डालेंगे तो ब्रह्मांड परिचर्चा बन जाएगी। यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे जो पड़ गया, फेसबुक पे जो पड़ गया, उसकी कोई सीमा थोड़ी है। लाइव चल रहा है, ब्रह्मांड परिचर्या बन जाएगी। और अच्छी बात है, 1 सुनेगा, 2 सुनेगा, 10 सुनेंगे, आज सुनेंगे, 10 साल बाद सुनेंगे, ये सुरक्षित रहता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो मैं आप सबको यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद देता हुआ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पता नहीं योगेश जी ने भोजन की व्यवस्था लोगों को की है कि नहीं की है, ये जाने। लेकिन 5 बजे आपके यहाँ यदि हम आना